डॉक्टर मानसी, मैं एक चीज आपसे भी जरा समझूं। आप अपने क्षेत्र में काम करती हैं, पानी के लिए काम करती हैं, लेकिन साथ साथ एक आपकी सामाजिक जिम्मेदारी रहती है जब आप उस वंचित वर्ग के लिए, उन गुर्बत में रहने वाले लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनकी आवाज नहीं बन पाती, उनके पास वो आवाज नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि कितने लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने दो हाल के केस देखे, बिल्किस बानो वाला केस और हाथरस का जो रेप वाला केस था। अब सोचिए कितने शर्म की बात है कि हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का सरकार को कहता है कि भाई ये हाथरस की जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, उसके घर वाले को आप एक नौकरी दे दीजिए। और नौकरी कोई वो आपके जनरल मैनेजर की नौकरी नहीं, अरे नौकरी 4th क्लास एम्प्लॉय की, पानी पिलाने की, चपरासी की, इस तरह की नौकरी। उसके अगेंस्ट सरकार, स्टेट सुप्रीम कोर्ट जाती है कि उसको खारिज कीजिए। एक नौकरी की बात है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जितना शायद उस जिसको भी नौकरी मिलेगी उसको 5-7-10 साल में जितनी तनख्वाह मिलेगी उससे ज्यादा वकील की फीस दी होगी उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि वहां पे जब वकील खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अंत में तो ये पॉलिटिकल ही फैसला होगा ना। ये तो हालांकि हमको और आपको थोड़ी राहत है भाई, एक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देयर इज अ प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच, लेकिन ग्राउंड पे क्या इस तरह की चीजें हमें और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं, डॉक्टर मानसी? जी आनंद जी, नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, आपने दो मुद्दे रखे, बिल्किस जी का मुद्दा और हाथरस केस का। दोनों ही केस में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया और ये दोनों केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी पाए, दोनों अलग अलग कारण से पहुंचे। पर हाथरस के केस में अगर उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचती है वहां तक तो इससे एम्बैरेसिंग क्या होगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक वल्नरेबल फैमिली के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है। तो इससे तो सरकार की वल्नरेबिलिटी दिखती है, उससे वो फैमिली वल्नरेबल नहीं दिखती। कि अगर आपको एक फैमिली से डर लग रहा है कि आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं तो सरकार के गवर्नेंस को ही सवाल उठाऊंगी। रही बात बिल्किस बानो जी के ये आए हैं, जजमेंट्स आए हैं, वो दुखदाई ही नहीं पर पोस्ट जजमेंट के एक्शंस भी उससे ज्यादा बड़े दुखदाई हैं। तो ये दोनों ही बातें मीडिया ने जिस तरह से समाज के सामने रखी है, मुझे उससे मतलब एक तो जजमेंट की बात है, पर दूसरी बात है कि उसको सामने रखने वाला जो एजेंसी है वो तो मीडिया है ना। सरकार और हमारे बीच में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। उन्होंने इस चीज को कैसे रखा है, बिल्किस बानो जी का केस को कैसे रखा है, जब उन्होंने कन्विक्ट्स को क्लियर किया है बिल्किस बानो जी के। हाथरस के तो केस का मतलब अब तो सिर पैर ही नहीं रह जाता, कितने दुख की बात है। उसके बाद जब वो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ पैरोल में या वैसे ही घूम रहे हैं, तो मीडिया उसको कैसे हमको सामने रखती है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पर रही बात अगर हम इस चीज को देखें कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, क्या इस देश में ये सुविधा है, तो नहीं है। क्योंकि हमको तो कोर्ट के चक्कर काट काट के आम जनता को इतना घुमाएंगे कि वो हम कभी रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर फिर कुछ केसेस रातों रात कैसे डिक्लेयर हो जाते हैं, कुछ केसेस जैसे कितने यंग एक्टिविस्ट हैं हमारे जो आज जेल में हैं, उनके रातों रात डिसीशंस कैसे हो जाते हैं। हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट्स इतनी जल्दी जल्दी डिसीशंस कैसे ले लेती है रातों रात कई सारी केसेस का। यहाँ जाके जनता को कहीं ना कहीं एक कोर्ट से बहुत निराशा भी होती है और एक डर है। जिस तरह हमारे देश में पुलिस से हम डरते हैं, ये सबसे शर्म की बात है। पुलिस देख के जिस देश का नागरिक डर जाता है कि अरे मेरे साथ कुछ होगा, उसी तरह हमारे देश के नागरिक हम कोर्ट के नाम से ही डरते हैं कि कोर्ट जाना ना पड़े, अगर जिंदगी भर वही सबसे अच्छी बात रहेगी। पर ऐसा होता नहीं है कई लोगों के जीवन में। और इम्पोर्टेंट जैसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं, तो मीडिया को अपना रोल बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मीडिया हर हर काम सरकार के पक्ष में तो नहीं काम कर सकती। जो मीडिया वन के भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ने कहा है कि अगर प्रेस को ही एस्टेब्लिशमेंट के फेवर में बोलना होगा तो एक्चुअली तो इनडायरेक्टली वो प्रेस की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो उन्होंने ऐसा डायरेक्टली बोला नहीं है, पर प्रेस हमारे समाज का एक चौथा पिलर है।
एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, वो कैसे इस हर मुद्दे को रखती है, उस पे बहुत ज़्यादा मेरा खुद का भी एक अपना ये है सवाल है प्रेस से और कोर्ट दोनों से। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट 2-3 जो जजमेंट्स, या जजमेंट तो नहीं बोलूँगी, प्रोसीजर्स अभी हुए प्रोसीडिंग्स, उसमें जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बोला, उसमें उम्मीद तो झलकती है, पर कहीं न कहीं उम्मीद तभी ज़्यादा और स्ट्रेंथन होगी अगर सुप्रीम कोर्ट हमको ये बताएगी। अडानी मामले में कहाँ हुआ अभी तक? जेपीसी बैठी क्या? बैठ पाई जी क्या? जी जी। डॉक्टर मानसी, एक जो जो प्रोफेसर अखिल ने एक बात उठाई, हालांकि ये विषय कहीं से और चला जा रहा है, लेकिन चूंकि फ्लो है मैं इसलिए उसमें पूछ रहा हूं। मुझे दो चीजें हरदम याद आती हैं। एक मुझे याद ये आता है कि जब मैं छोटा था और मेरे घर में, जैसे पहले अगर आपको याद हो कि पहले घर में हरी सब्जी अब्जी रोज आती थी, मतलब जो जो वेजिटेबल थी वो रोज खरीदी जाती थी, वो आज की तरह फ्रिज फ्रिज रहने के बाद भी रोज खरीदी। तो घर में एक सिस्टम था कि आपको जाके लाना है, हम लोग भाई बहन थे, हम ही लोगों के जिम्मे था ये सब। एक बार कभी मुझे ठीक से याद है कि हमारी माँ को जाना पड़ा था और हम लोग नहीं थे, और मेरे घर पे सबको इतना लज्जित होना पड़ा कि भाई आप लोगों के रहते आपकी माँ को ये सब जाना पड़ा था। मैं दो चीजों के रेफरेंस में ये बात कह रहा हूं। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मेरी माँ एमए पास थी, मेरी माँ गांधी आंदोलन की थी, मेरी माँ जब सब्जी लेने गई तो वो 50-55 वर्ष की रही होगी, इस उम्र के अराउंड, या 55-60 की रही होंगी, चलने फिरने में ठीक थी। लेकिन हम लोगों के लिए शर्म की बात थी, हम 6 भाई बहन हैं, कि आपके घर में आप लोगों के रहते हुए आपकी मां गई। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, एक मां का एक पद ऐसा होता है, एक पत्नी का पद होता है, एक पिता, हर पद की अपनी अपनी एक गरिमा रहती है। हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी मां को एटीएम की लाइन में लगा के 4 कैमरे के साथ फोटो दिखाता है और इसको वो बड़प्पन समझता है। मुझे तो लगता है कि जिसको भी अपनी मां से अगर प्रेम है तो उसको कल से ऐसे आदमी से की तरफ देखना नहीं चाहिए भाई, कि आपके 6 भाई बहन हैं, सब जीवित हैं, और इनके रहते हुए भी आपकी मां को एटीएम की लाइन में अगर 90 वर्ष की उम्र में लगना पड़े तो क्या कहने की बात है। दूसरी बात, जो ये मैंने पत्नी की बात इसलिए कही, पत्नी से आपके झगड़े हो सकते हैं, पत्नी से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जो एक सम्मान की बात है, उस सम्मान में मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये मैंने अपनी किताब में भी कहा है, सीता और राम अलग अलग रहते थे, सीता और राम अलग अलग रहते थे, जो हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, और हम हर बात में राम जी का नाम लेते हैं। जब उस समय, जब मैं लास्ट की बात कर रहा हूं, जब उनका रासु यज्ञ हो गया, सब कुछ हो गया, तो उस समय यह हुआ कि अब आपको पत्नी के साथ बैठ के इसकी पूजा करनी है। रामचंद्र जी जानते थे कि सीता नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक अलग इशू, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तब एक ये निकाला गया कि आप सोने की पत्नी बना के, सीता बना के उनके साथ बैठ के करेंगे। हमने नारी को वो स्थान दिया हुआ है। इस देश का नेतृत्व अपनी पत्नी को क्या ये स्थान कोई पूछने वाला नहीं है? इसमें क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई? ये सामाजिक तौर पे नहीं, ये राजनीतिक तौर पे नहीं, ये लीगली क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आप ये काम कैसे करते हैं? मैं थोड़ा इसमें भी आपसे डॉक्टर मानसी समझना चाहता हूं। जी, थैंक यू। पहली बात, आपने एक माता के रूप में जो सवाल पूछा, उसमें बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि अगर आपकी मदर ओल्ड हैं, तो पहली बात तो वो अकेले रह रही हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास संविधान में अब तो उसका प्रावधान है कि आपको उनका देख-रेख करना है। ये बिल्कुल समझ में आती है कि लोग अपने सर्विस में या जो भी काम में हैं, इसलिए शायद फिज़िकली वहाँ नहीं रह सकते। बट ये आपको समझना होगा कि जब वो लाइन में हैं, मेरी माँ भी लाइन में थी, तो मेरी माँ के लिए तो कैमरा नहीं लगाया गया। तो कैमरा लगा के उसको बताना, और मैं समझती हूँ जब तक उनके हाथ-पैर चल रहे हैं, अगर वो अपने मैं सोचती हूँ कि एक स्वावलंबी होने में कोई बुराई नहीं है, अगर मेरी माँ खुद जाके कुछ करती है। क्योंकि जितने दिन तक वो अपना काम करेंगी, ये मेरा अपना सोचना है, आपके साथ शायद विचार अलग हो सकते हैं, और अगेन आज की तारीख में महिलाएँ चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देख रही हैं। तो मेरी माँ अगर लाइन में खड़ी है, तो मुझे ये भी एक इंडिकेशन है कि वो अभी स्वस्थ हैं और अपना काम खुद करना चाहती हैं और वो स्वावलंबी रहना चाहती हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उस चीज़ को लेके मैं उसको कैपिटलाइज़ ना करूँ, ये नेता ही कर सकते हैं। हमारी माँ को तो कोई देखने नहीं आ रहा। मेरी माँ खुद आज की तारीख में केस जीत के
दर दर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दौड़ रही कि इस केस का पालन किया जाए। जो प्रशासन है, कलेक्टर से लेके आईजी से लेके तहसीलदार से लेके लोकल थाना, उस जीते हुए केस को मेरी माँ के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमारे देश में माँ के साथ ऐसा होता है, पर उसको कैपिटलाइज करने के लिए सिर्फ पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं। आनंद जी, मैं और आप नहीं करेंगे। हमारी माँ बेचने के लिए नहीं है। सिमिलरली भारत माता भी बेचने के लिए नहीं है। हम तो भारत माता को बेचने ही निकल पड़े हैं ना। कोई नहीं बात कर रहा है मीडिया, जो अभी चाइना के कुछ अरुणाचल प्रदेश में जो एनेक्सेशन हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं है। ज्यादा लास्ट ईयर भी चीन ने हमारा सबसे ज्यादा हमारे साथ बिजनेस किया, और हम बात करते हैं चाइना के साथ नहीं रखेंगे रिश्ते, सबसे बिजनेस बढ़ा है। तो हम माँ को बेचने हम ही निकल पड़े हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास और एलिट क्लास के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, हमारे देश का पैसा लेके बाहर जाते हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने। वो भी तो माँ को बेचना ही है। तो सड़क पे खड़ा करके कैमरा, खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं है, पर कैमरा से उसको फोटो खींच के पूरे देश को दिखाना कि ये एक आम नागरिक है, वहां प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत खुश हूं कि अगर मेरी माँ 90 साल में भी एक लाइन में खड़े होकर दिन भर 6 घंटा खड़े हो सके, तो मेरे लिए इससे बड़ा प्रमाण नहीं है हेल्थ सर्टिफिकेट का। तो ये तो रही बात वहां। तो प्लीज अपनी माँ को ना बेचे, भारत माता को तो ना ही बेचे, बाकी आपकी पर्सनल माँ जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें वो आपके ऊपर है। और रही बात धर्म पत्नी की, तो हमारी लास्ट टाइम भी बात हो रही थी। ये खाली एक नेता या वो नेता ये नेता की बात नहीं है। ये हमारे देश में पुरुष प्रधान देश में ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुझे पर्सनली राम से भी प्रॉब्लम है इस मामले में, और इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं कि राम जी ने दूसरों की बातें सुन के अपने धर्म पत्नी पे भरोसा नहीं किया। तो राम जी को डिबेट करना चाहिए था, या अपनी धर्म पत्नी का प्रोटेक्शन तो उन्होंने प्रॉमिस लिया था, तो उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो मुझे अपने रिजर्वेशन है राम से। पर अगर हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, जब तक हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानेंगे, सीता का जो हाल हुआ था वो हाल हमारे देश में महिला का होता रहेगा। जितने दिन तक आदर्श राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे, सीता उतने दिन तक वनवास रहेगी और उतने दिन तक लोगों की बातें सुनती रहेगी, अब वो किसी भी रूप में हो। अब रही बात हमारे यहाँ नेताओं की, तो हमारे खुद के ही नेता अगर 35 साल तक ये नहीं बताएंगे कि उनकी शादी हो गई है, तो ये तो मीडिया का ही काम है कि सही भरवाए। और अगर सही उन्होंने नहीं भरा था तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं अपना रोल अदा किया? अब हलफनामा अगर आप गलत भरते हैं, चाहे वो डिग्री का हो, चाहे शादी का हो, चाहे किसी चीज का हो, उसके लिए तो पनिशमेंट्स है ना, उसके लिए सैंक्शंस है। वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं हुआ सैंक्शन कि आपने गलत फॉर्म भरा था? दोबारा भी इलेक्शन कमीशन मान गई। एक बार तो मान गई, एक बार पता नहीं था, चलिए दोबारा मान गई। अब रही बात उसके बाद जो आपने बात कही कि पूजा पाठ में बैठना, ये भी मैं पहले भी नोटिस कर चुकी हूँ, चाहे वो राम मंदिर का पूजा हो, चाहे सेंट्रल विस्ता का पूजा हो। अगर हम भगवान राम जी को आदर्श मानते हैं तो क्या हम वैसा काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल है कि उनका पर्सनल मामला है कि उनके धर्म पत्नी के साथ जो भी रिश्ते हो, पर ऑन पेपर लीगली तो आप मैरिड हैं। तो क्या आपने सोने की सीता बिठाई? और क्या हमारे धर्म में ये है कि एक शादीशुदा आदमी अकेले बैठ के पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता। उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो सेक्युलर प्लेसेस है, वहां पूजा करने की जरूरत क्या है? वहां पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्योंकि जैसे ही हम पूजा करते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी कॉरपोरेशन के ऑफिस में, किसी कोर्ट की बिल्डिंग में, किसी सेंट्रल विस्ता के साइट पे, हम उस इंस्टीट्यूशन को हिंदुत्वा कर देते हैं। तो ये तो पूजा तो होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल मामला है। आप बहुत अलग तरीके हो सकते हैं आपको इनॉग्रेशन करने का, फाउंडेशन स्टोन रखने का, पर उसमें अगर एक ही भगवान राम आएंगे तो वो ऑलरेडी हमारे देश के बाकी धर्मों को तो एक्सक्लूड कर देता है। तो मुझे इस ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम पूजा से है, जो पूजा की गई उससे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर पूजा भी आपने गलत तरीके से की। और मतलब आप तो ये छोड़ ही दीजिए कि आप अपने धर्म पत्नी की इज्जत करेंगे, वो आपका पर्सनल मामला है, उस पर हम नहीं पढ़ सकते।
आप तो पर आप पब्लिक फिगर हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं ऑन पेपर ये मेरी धर्म पत्नी है, तो वो अगर हमको मिलेंगी सड़क पे लाइन में लगी हुई या आपकी माता है, तो हमारा उन पे पूरा रिस्पेक्ट है। हम भी तो देख रहे हैं ना आप उनको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम जी तो जी बैठे नहीं है ना चुपचाप। जी।